हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कुछ थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे, गॉस लॉ की तरफ। लॉ गॉस लॉ क्या है? गॉस लॉ देखेंगे बाद में, पहले उस मतलब यहाँ से हमको यहाँ जाना है, तो धीरे धीरे बात करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही मजेदार चीज़ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो पीछे के वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट पूरा हो दिमाग में तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसानी से समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। इसको पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज हम पढ़ेंगे एरिया के बारे में। छोटा सा चीज पढ़ने वाले हैं एरिया के बारे में। आप लोग सोच रहे हो क्या एरिया के बारे में पढ़ना है? एरिया तो सबको सभी को पता है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एरिया की बात नहीं करेंगे, एरिया वेक्टर की बात करेंगे। शायद ये कभी आप लोगों ने क्लास 11 में एरिया वेक्टर सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए कि एरिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी तो है, लेकिन उसको हम वेक्टर एज ए वेक्टर क्वांटिटी भी डील कर सकते हैं। सो हियर वी विल डील एरिया एज एरिया। एरिया को एरिया वेक्टर क्वांटिटी मान लेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे वेक्टर क्वांटिटी है? बोलने से थोड़ी हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी है, दिखाना पड़ेगा वेक्टर क्वांटिटी है। तो सपोज मैं दिखा देता हूँ एक थोड़ा सा एक डायग्राम लेकर, रफ डायग्राम। ये मेरा एक सपोज एक स्क्वायर है, दिखने में तो नहीं लग रहा है, फिर भी सपोज मान लीजिए स्क्वायर है जिसका साइड है एल 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 एल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस साइड की ए बी और ये साइड बी सी, ये दोनों को मैं वेक्टर मान लेता हूँ, ये दोनों को मैं वेक्टर मान लेता हूँ। ये भी एक वेक्टर है, बी सी एक वेक्टर है। तो इसका एरिया, जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा? अगर बात करें यहाँ पे ए बी क्रॉस बी सी, यही होगा एरिया को मैंने एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, इसको ये भी वेक्टर ये वेक्टर, ये दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, इनके बीच में एंगल कितना है? 90। तो लिख सकता हूँ ये कितना है? मैग्नीट्यूड इसका एल है, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? एल एल इंटू एल एल इंटू एल। और दोनों के बीच में एंगल जो है उसका क्या होगा? साइन थीटा। मतलब यहाँ पे एंगल कितना है? साइन 50। ठीक है, तो एल इंटू एल एल स्क्वायर हो गया, मतलब एरिया जो है वो एल स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो गया? साइन 90 मतलब 1, साइन 91 हो गया। मतलब एरिया तो हमने निकाल लिया एल स्क्वायर, लेकिन इसका डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ पे देखिए जो क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग इस डायग्राम में, इस स्क्वायर में या तो मैं बाहर की तरफ इधर की तरफ होगा, मेरे तरफ इस तरफ होगा, या अंदर की तरफ होगा। एरिया का डायरेक्शन होगा इस तरफ या इस तरफ होगा। ये वेक्टर प्रोडक्ट्स में आपको समझ में आएगा। ये अगर क्लास 11 की बात कर रहा हूँ, नहीं समझ में आता फिर भी थोड़ा बहुत याद होगा, नहीं याद है तो फिर भी समझ लीजिए कि एक रूल है जिसको बोलते राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, इस तरफ से अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते तो इधर होगा, इस तरफ से क्रॉस प्रोडक्ट करते तो इधर होगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ से कर सकते हैं, या तो मैं ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट कर सकता हूँ या फिर ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट कर सकता हूँ। इधर हो सकता है या अंदर की तरफ हो सकता है। तो एल स्क्वायर मतलब अगर मैं इसको एक डायरेक्शन देना चाहूँ तो अवे फ्रॉम द बोर्ड, आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। तो आउटवर्ड भी हो सकता है, यहाँ पे आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। तो एक चीज याद रखिए कि जब भी एरिया फैक्टर की बात करेंगे, इस तरह का शेप हो जिसको ओपन सरफेस बोलते हैं। 2D शेप है, ये 2D शेप है। ट्राइंगल ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, ठीक, सर्कल ले लीजिए। इस तरह का शेप अगर है तो एरिया फैक्टर का डायरेक्शन जो होगा या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर, सरफेस के बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस का क्या होगा? परपेंडिकुलर भी होगा, ठीक है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ परपेंडिकुलर होगा। लेकिन हमें जो यहाँ पे डील करना है वो है 3D सर्फेसिस के बारे में। तो 3D सर्फेसिस में एरिया फैक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? तो कन्वेंशनली हम इसको क्या लेते हैं कि जैसे एक स्फीयर है, तो ये यहाँ पे तो बहुत सारा सरफेस पे जो एरिया वेक्टर होगा, सपोज ये छोटा सा सरफेस लेते हैं, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड, परपेंडिकुलर होगा, रेडियली आउटवर्ड एरिया वेक्टर। सपोज ये स्मॉल एरिया लिया है डी ए, तो इसका डी ए वेक्टर जो है वो क्या है? छोटा सा एरिया डी ए लिया है, इसका रेडियस आर है, तो जो डी ए वेक्टर लिया है वो जो है रेडियली आउटवर्ड होगा। मतलब अगर कोई 3D सरफेस या क्लोज्ड सरफेस लेते हैं, कैसा सरफेस? क्लोज्ड सरफेस,
क्लोज्ड सरफेस अगर लेते हैं तो एरिया वेक्टर विल बी आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड अलोंग आउटवर्ड द सरफेस होगा, सरफेस से बाहर की तरफ होगा। मतलब आप देख लेते हैं, तो अगर इतना समझ में आ गया, ये चीज याद रखिए, तो एरिया वेक्टर अगर समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ये है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular to a given surface, to a given surface। सरफेस जो गिवन सरफेस जो यहाँ पे होना चाहिए प्लेन सरफेस। कैसा सरफेस होना चाहिए? प्लेन सरफेस। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ भी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी नंबर है किसका? फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर है जो परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस या प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलरली पास करता है। मतलब अगर ये बोर्ड है और यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा एक चार्ज रख दूं, पॉजिटिव चार्ज है सपोज, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर निकल रहा होगा, इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, चारों तरफ होगा। तो इस बोर्ड को अगर इस सरफेस की बात करें तो इसमें कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहा है, वही इस बोर्ड पे बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। इस बोर्ड पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ से कितना नंबर ऑफ लाइंस इस बोर्ड के परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। परपेंडिकुलरली पास नहीं करेगा तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, जो परपेंडिकुलरली पास करेगा उसी को काउंट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए गिवन सरफेस। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो सपोज ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस मैंने यही वाला को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये रहा, यहाँ पे फील्ड लाइंस ए से पास हो रहा है, कहीं से आ रहा है, इधर चार्ज है कहीं पे, यहाँ पे तो दो, यहाँ पे कितना ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पास हो रहा है इस सरफेस से परपेंडिकुलरली, कितना पास हो रहा है? सपोज ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, इस सरफेस के अंदर से कितना जा रहा है? 2। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कितना होगा? तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल है फाई ई, ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, फाई ई से लिखते हैं, फाई ई। और फाई ई यहाँ पे कितना है? 2 है। अब सपोज यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसे जा रहा है और जा रहा है, तो अब कितना होगा? यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया, मतलब यहाँ पे अभी हो गया ये 5। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है? इतना समझ में आ गया आई थिंक। तो आप देखते हैं इसका कुछ फॉर्मूला भी होगा ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेशन भी होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे बोलते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, नंबर है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है। अब बात कर लेते हैं इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है? देखिए यहाँ पे गॉस लॉ तो बाद में बात करेंगे, इसको भी रफ कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही बात कर लेते हैं, बाद में गॉस लॉ की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई मैं एक सरफेस लेता हूं, एक सरफेस है, ठीक है? हमको पता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब इंटेंसिटी अगर ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा किसी फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज्यादा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा है ना हमने, कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिसाइड्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर इज द इंटेंसिटी। तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब कि जो फाई है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फाई क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है? इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। मतलब मैं इसे बोलूं कि इंटेंसिटी अगर ज्यादा है, तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। दूसरा, अब अगर मैं एरिया को बड़ा कर दूं, वही इसी एरिया को बड़ा कर दूं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगे ना? नहीं होंगे क्या? अब यहाँ पे ये चौक है, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया रखा, सपोज ये वाला एरिया, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्जेस फील्ड लाइंस निकल रहे, बहुत सारे फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। तो इस वाले में तो बहुत कम फील्ड लाइंस जा रहा हूँ क्योंकि इसका एरिया छोटा है, लेकिन पूरे बोर्ड की बात करें तो इसमें बहुत सारे फील्ड लाइंस जा रहे होंगे, मतलब फ्लक्स ज्यादा होगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ेंगे तो फ्लक्स ज्यादा होगा, मतलब एरिया बढ़ेगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगे ना। सो दिस फाई इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है?
तो अल्टीमेटली इन दोनों को मिला के हमको एक फॉर्मूला मिलता है फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, where dA is the area vector। dA जो है वो क्या है, एरिया वेक्टर है। अब बात कर लेते हैं ये E डॉट डी ए क्यों लिखा हमने, E डॉट डी ए क्यों लिखा, क्यों नहीं E इंटू डी ए लिखा, क्यों नहीं E क्रॉस डी ए लिखा। तो पहले ही बताया कि ये फ्लक्स है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली यहाँ पे ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हमने माना ना एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों दो वेक्टर को अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट करूंगा तो वेक्टर मिलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्केलर, से हमने डॉट प्रोडक्ट किया। लेकिन फिर भी डॉट प्रोडक्ट क्यों किया, चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है, ये इसका एरिया वेक्टर है इधर की तरफ, मतलब इस तरफ है, मेरे तरफ है, ड्रॉ तो नहीं कर सकता, इधर की तरफ है, ठीक है। एरिया वेक्टर डी ए, सपोज ये एरिया वेक्टर है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो एरिया वेक्टर के साथ नहीं है। सपोज उन्होंने कुछ एंगल बनाया हुआ इधर की तरफ, इधर की तरफ एंगल बनाया है थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने एरिया वेक्टर के साथ एंगल बनाया है थीटा। अब ध्यान से देखें तो इसमें जो फ्लक्स होगा, इस सरफेस पे जो फ्लक्स होगा, कौन डिसाइड करेगा, कौन डिसाइड करेगा, ये ई डिसाइड करेगा क्या, ई डिसाइड करेगा, हाँ ई डिसाइड करेगा। लेकिन कौन सा ई डिसाइड करेगा, हमने पढ़ा है कि उसका इसका डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे तो ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो अगर ई को रिजॉल्व कर देना, एक कंपाउंड इधर आएगा और एक कंपाउंड इधर जाएगा, इधर सरफेस अलोंग द सरफेस, इधर अलोंग द सरफेस क्या होगा, ई साइन थीटा, इधर क्या होगा ई कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा ई जो है वो फ्लक्स को नहीं बना रहा है, या फिर फ्लक्स नहीं दे रहा है। फ्लक्स कौन दे रहा है, ई कॉस थीटा ही दे रहा है। तो अगर ई कॉस थीटा फ्लक्स दे रहा है तो बेटा यहाँ पे देखो ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये भी तो एरिया, ये एरिया, इसको वेक्टर छोड़ दो, इसका मैग्नीट्यूड ले, ये भी मैग्नीट्यूड ले, तो हमको क्या मिलेगा, फाई ई इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ना, ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे ई कॉस थीटा क्या है, ये वाला है, डी ए क्या है, ये वाला है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है। तो हमें क्या मिला, ई कॉस थीटा डी ए, और इसको अल्टीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं फ्लक्स को हमने ई डॉट डी लिख दिया। तो ये हो गया इस तरह का सरफेस अगर है। अब सरफेस ऐसा नहीं, किसी और तरह का, बहुत तरह का सरफेस होगा तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं इसको। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग इसको, एक बार नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए वीडियो को, और पॉज करके अगर आगे की तरफ इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की तरफ मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बात कर रहा था फ्लक्स, ये सिंपल सा एक सरफेस पे निकाल दिया, ई इंटू ए, ई कॉस थीटा ए, और ई डॉट डी ए, ई कॉस थीटा डू ए डी ए। लेकिन अगर भाई एक सरफेस ऐसा है, ऐसा सरफेस है, स्फेयर है जिसका रेडियस है आर, तो कैसे निकलेगा, तो फ्लक्स क्या होगा, हमें पता है। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, छोटा सा एरिया ले लिया, डी एस या डी ए, कुछ भी ले सकते हैं, डी ए ले लिया हमने, डी ए ले लिया। तो ये अगर एक सरफेस है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, तो इसके वजह से क्या होगा, फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो फ्लक्स बाहर की तरफ, फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी, ना। मतलब फील्ड लाइंस यहाँ इस जगह पे फील्ड लाइंस किधर होगा, इधर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने छोटा सा एरिया लिया हुआ ना, छोटा सा एरिया लिया है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा किधर होगा, हमने भी थोड़ा पहले पढ़ाया था कि क्लोज्ड सरफेस अगर है, 3D है, तो बाहर की तरफ होगा, या बाहर की तरफ लेना है तो इधर एरिया भी किधर होगा, इधर की तरफ, एरिया वेक्टर डी ए, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही होगा ना, इस पॉइंट पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस पॉइंट, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, सेम होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट हमको पता है ना, E इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q, ये रहा Q बाई
कितना डिस्टेंस है आर स्क्वायर, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसको एक यूनिट वेक्टर देते हैं आर कैप, तो आर कैप, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, डी पूरे इस पॉइंट पे ई इतना है, डी ए है, तो इस जगह पे छोटा सा एरिया तो फ्लक्स भी छोटा ही होगा ना, तो डी फाई कितना होगा, डी फाई ई कितना होगा, ई डॉट डी ए, ये होगा। अभी तो फॉर्मूला हमको पता है ना, ई डॉट डी ए होगा, ठीक है। अब ई और डी ए का सेम डायरेक्शन है, मतलब एंगल कितना है, 0, और दोनों को भी डॉट पड़ा के कॉस थीटा आएगा, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो हमको अल्टीमेटली क्या मिला, ई डी ए मिला, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए पूरे सरफेस पे फ्लक्स निकालना है कि पूरे सरफेस पे कितना फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स क्या है। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे डी फाई निकालने पड़ेंगे, यहाँ पे डी फाई, यहाँ पे डी फाई, यहाँ पे डी फाई, यहाँ पे डी फाई, डी फाई, बहुत सारे डी फाई आएगा। अल्टीमेटली हमको क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, सबको ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स क्या है, निकल जाएगा। लेकिन अगर इफ डी फाई is very small, tends to 0, so in place of summation we can use इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। तो हम लिखते हैं फाई ई, मतलब टोटल फ्लक्स क्या मिलेगा, क्लोज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना ओवर द सरफेस, तो ऐसे इसको सिंबल दे देते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, समझ में आता है, क्लोज इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस किसको इंटीग्रेट करना है, डी फाई ई क्या है, ई डी ए, ठीक है। अब ई तो हर जगह क्या है, हर पॉइंट पे ई क्या है, कांस्टेंट है, उसको निकाल लो ना, ई निकाल लिया, इंटीग्रेशन डी ए क्या है बेटा, ये डी ए ना, ऐसा बहुत सारे डी ए को इंटीग्रेट करोगे, मतलब सम करोगे, छोटे छोटे डी ए को इंटीग्रेट करोगे, क्या मिले, पूरे स्फीयर का एरिया मिलेगा। स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, लिख दो ना, 4 पाई आर स्क्वायर ई, तो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हुआ। मतलब फ्लक्स को अल्टीमेटली हमको क्या मिला, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, घूम फिर के वही आया। हमें क्या मिला था, फाई इज इक्वल टू, यही तो पढ़ा था, ई डी ए कॉस थीटा पढ़ा था, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी, यार थीटा इज 0, सो अल्टीमेटली हमको क्या मिला, एरिया, ये भी तो एरिया है, ये भी एरिया है, मतलब फील्ड इनटू एरिया करने से हमको मिल जाएगा। लेकिन इसी चीज को हमको करने के लिए इस तरह से करना पड़ेगा। वो ऐसा सरफेस नहीं है, किसी और तरह का सरफेस है। सपोज ऐसा सरफेस है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, एक सिलेंडर है, तो क्या करेंगे, तो भी ऐसे ही करना पड़ेगा। इसके ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये एक सरफेस है, टोटल 3 सरफेसेस है, तीनों सरफेस भी निकाल के ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना है अब, तो फ्लक्स अगर समझ में आ गया तो एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। फ्लक्स अगर समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। सपोज ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पे एक हम ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। इसका नाम है, सेंटर है ओ, ए बी और सी, इसका साइड है सपोज ए और ए, ठीक है। तो इस पे फ्लक्स, सपोज यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा हुआ, यहाँ पे इस जेड एक्सिस में, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर मैंने एक चार्ज रखा हुआ जेड एक्सिस मेरे तरफ है, तो चार्ज अगर रखा हुआ जेड एक्सिस पे, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, तो फील्ड लाइंस उधर की तरफ जा रहे होंगे, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा होगा ना फील्ड लाइंस। तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स निकालना है इसके तरफ, इसके थ्रू, तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा, ई, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ई है, ठीक है, डॉट इसका एरिया वेक्टर डी ए, एरिया वेक्टर ए लिख दिया मैंने, एरिया वेक्टर इसको डी ए नहीं मान के ए मान लेते हैं यहाँ पे। अब ई अंदर जा रहा है, तो या तो
एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, सपोज मैं अंदर की तरफ मान लेता हूँ, अंदर की तरफ मान लेता हूँ, तो फील्ड भी उधर ही है, एरिया वेक्टर भी उधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 है। ई डॉट ए क्या हो जाएगा, ई ए कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या हो जाएगा 1, मतलब ई ए यही होगा। ई ए क्या है यहाँ पे, ए मतलब एरिया ना, एरिया क्या है, लेंथ साइड इनटू साइड, मतलब साइड स्क्वायर, ई ए स्क्वायर, तो फ्लक्स मिल गया, ठीक है ना। सो दिस वे वी कैन फाइंड flux through different surfaces if we know the concept, if the concept of area vector is clear। I think समझ में आ गया कि एरिया वेक्टर क्या है और फ्लक्स क्या है। तो इसका यूनिट क्या होगा, फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, फ्लक्स हमने लिखा ई डॉट डी ए या ई डॉट ए, छोटा बड़ा एरिया हो तो ई डॉट ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ई क्या है, ई तो हमें पता है ना, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर, मतलब इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका डायमेंशन निकालना हो तो, इसका डायमेंशन निकालना हो तो डायमेंशन भी निकाल लेते हैं ना, इसका डायमेंशन, कभी कभी डायमेंशन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो क्या करेंगे, डायमेंशन थोड़े छोड़ के आ जाएंगे। तो डायमेंशन क्या होगा इसका, इसका डायमेंशन देखो, यहाँ पे न्यूटन है, न्यूटन फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, ये तो पता ही है। एम क्या है, लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन क्या है, एल, उसके ऊपर स्क्वायर है, लिख दो। ये क्या है, चार्ज है, चार्ज है, चार्ज को क्या लिखते हैं, चार्ज क्यू इज इक्वल टू आई टी, करंट इनटू टाइम, ये ना, चार्ज पर यूनिट करंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी, आई का क्या होता है एम्पियर, टाइम का क्या होता है टाइम, 80 टू दी पावर क्या है -1। इसको सॉल्व करो ना, कितना आ जाएगा, एम, एम और है क्या, नहीं है, एम रहने दो, एल एक है, यहाँ पे एल कितना है 2, तो 2 और 1 मिलके क्या हो गया 3, यहाँ पे टी कितना है 2, -2 है, यहाँ पे टी कितना है -1, तो क्या आएगा टी -3, और ए है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, ए का पावर क्या है -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ फ्लक्स, सो दिस इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, ओके, और फ्लक्स समझ में आ गया। सो नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट गॉस लॉ। गॉस लॉ मैंने एक्चुअली ध्यान से देखे तो गॉस लॉ थोड़ा बहुत गॉस लॉ का एक आइडिया दे दिया है। गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ, आज हम सिर्फ गॉस लॉ की बात करेंगे। गॉस लॉ, गॉस बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे, बचपन में उनका मतलब स्टोरी है, गूगल में सर्च करके देख लेना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे स्टोरी तो मैं नहीं सुना सकता, बट ये बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे, बहुत मतलब जीनियस बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत बड़े मैथमेटिशियन बोल सकते हैं इनको, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे बचपन से ही। तो गॉस लॉ की बात करते हैं। गॉस लॉ क्या बोल रहे हैं कि टोटल फ्लक्स, गॉस लॉ बोल रहे हैं कि टोटल फ्लक्स थ्रू a closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by that closed सरफेस। ठीक है, बोले कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस पे, एक क्लोज्ड सरफेस पे थ्रो है टोटल फ्लक्स, थ्रो नहीं ओवर बोले थे इसको, ओवर ए क्लोज सरफेस, ओवर ए क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है, उसके ऊपर जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, बोलने की 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसका, लेकिन ये सिस्टम जो है या फिर जो सरफेस है वो कहाँ पे, वैक्यूम में है या एयर में है, तो टोटल फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज 1 by एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। बहुत टफ है ना, बहुत टफ है, आई थिंक बहुत टफ लगा आप लोगों को, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये क्लोज्ड सरफेस है, सपोज एक स्फीयर है, क्लोज सरफेस है, इसके अंदर एक चार्ज है +q या -q, कुछ भी, मैंने +q लिखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, यही तो फ्लक्स होता है ना, मतलब फ्लक्स जो होगा
थ्रू दिस सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस वो कितना होगा? टोटल फ्लक्स, फ्लक्स को लिखते हैं फाई ई, टोटल फ्लक्स फाई ई जो होगा वो 1/ε0 टाइम्स द चार्ज, मतलब चार्ज तो क्यू है भाई ε0 टाइम्स, यही बोल रहे हैं, ठीक है। और हमने इसको क्या लिखा था? ई डॉट डी एस, ठीक है, ई डॉट डी एस। लेकिन यहाँ पे डी एस छोटा सा एक जगह ले ले, ऐसे ऐसे अगर ले ले छोटा सा, ये डी एस है लेकिन पूरे का तो डी एस नहीं है ना, तो ऐसे तो बहुत सारे डी एस होंगे, तो इसको हम इंटीग्रेशन ओवर, एक ही लाइन में लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस, ई डॉट डी एस करने से हमको क्या मिलेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द गॉस लॉ। तो इसको निकालते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं। तो आई थिंक फिर से एक बार बता दूं क्या बोल रहे हैं। टोटल फ्लक्स मतलब एक क्लोज्ड सरफेस है, इसके ऊपर जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स वो क्या होगा? अगर ये सिस्टम वैक्यूम में है या एयर में है, देन दिस टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 टाइम्स 1/ε0 नीचे होगा द चार्ज एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड मतलब इसके अंदर जो चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम्स, तो इसके अंदर चार्ज किया प्लस क्यू, तो q/ε0 होगा, ठीक है। इसको हम वेरीफाई करेंगे, लेट अस ट्राई टू वेरीफाई इट, ओके, let us try to verify it. Suppose there is a sphere of radius r, एक sphere है जिसका रेडियस है r, सेंटर में इसका एक चार्ज है प्लस q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार तरफ निकलेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ये तो हमको पता ही है, पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ जाता है। तो कोई एक जगह ले लेता हूँ, एक छोटा सा एक एरिया ले लेता हूँ, ये छोटा सा एरिया डी ए, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर ही होगा, क्योंकि 3D सरफेस है, क्लोज सरफेस है, तो बाहर की तरफ होगा डी ए, एरिया वेक्टर डी, फील्ड भी इधर ही है ई, ठीक है। तो इस छोटे से एरिया में फ्लक्स क्या होगा? छोटे से एरिया में फ्लक्स ऑब्वियसली छोटा ही होगा, डी फाई, तो हमको पता है डी फाई होगा, डी फाई इज इक्वल टू क्या होगा? ई डॉट डी ए, ठीक है ना, ई डॉट डी ए। अब ई और डी ए के बीच एंगल कितना है? 0, तो ई डी ए कॉस 0, क्योंकि कॉस थीटा होता है ना डॉट प्रोडक्ट में, कॉस 0 1 होगा, मतलब ई डी ए, यही होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा ना, होगा। अगर होगा तो यहाँ पे देख लें, अगर होगा तो क्या होगा? ई क्या होता है? ई यहाँ पे जो ई होगा इस पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट का नाम पी है, इस पॉइंट पे छोटे से एरिया में जो ई है, इस पॉइंट पे जो ई है वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है ना ये सब पॉइंट्स, क्योंकि ये स्फीयर का सरफेस है ना बेटा, स्फीयर का सरफेस है ना, हर पॉइंट क्या है? सेम डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो हर जगह फील्ड क्या होगा? सेम होगा। तो ई और वो कितना होगा? एट ए पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये चार्ज यहाँ पे एट ए डिस्टेंस आर फील्ड कितना होता है? ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, हमको पता है ई इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r², ये होता है ना, तो यहाँ पे भी तो वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, इसको रब कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी लिख दो ना 1/4πε0 q/r² इनटू डी, यही है ना, जगह अंदर इसका कब्जा कर ले इसको, ठीक है ना, डी ए, यही होगा, यही होगा, यही होगा ना। हमें तो ये मिल गया इसके लिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? टोटल फ्लक्स चाहिए, क्योंकि गॉस लॉ प्रूव करना है, गॉस लॉ टोटल फ्लक्स की बात कर रहा है। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे? टोटल फ्लक्स फाई, ऐसे बहुत सारे डी फाई आएंगे ना, बहुत सारे डी फाई आएंगे, और डी फाई अगर बहुत छोटे छोटे ले लेंगे, अगर डी फाई जो है बहुत छोटा है, टेंस टू 0, तो ऐड करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना बेटा, किसके ओवर? ओवर क्लोज्ड सरफेस, तो क्लोज कर दिया, इस तरह का सिंबल का मतलब क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं ओवर द सरफेस। ओवर द सरफेस किसको कर रहे हैं? डी फाई को, डी फाई का मतलब ईडी है, ईडी है, और ई का वैल्यू तो हमने लिख दिया, और फिर भी नहीं लिखते हैं। अब ई क्या, हर जगह सही में बाहर ले लेता हूँ ना, ई ले लिया सही, हर जगह बाहर, ठीक है, इनटू सरफेस इंटीग्रेशन, ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी है, ऐसा डी ए तो बहुत सारा होगा ना, सभी को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा? पूरे स्फीयर का एरिया मिलेगा,
पूरे स्फीयर का एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो भी ठीक है, मिल रहा है, देख लो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ डी, ठीक है। क्या मिला? ई तो मेरा ये है, लिख देता हूँ 1/4πε0 Q/r² इंटू डी का क्या मिलेगा? 4πr²। ये देखो 4πr², सब कुछ कट गया बेटा, बचा क्या? जो बचा Q/ε0 बचा, यही तो है गॉस लॉ, यही तो गॉस लॉ है, तो वेरीफाई हो गया ना, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या बोल रहे हैं कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज ओवर ए क्लोज सरफेस, ओवर ए क्लोज सरफेस मतलब क्लोज सरफेस के ऊपर टोटल फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा? 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड मतलब उसके अंदर बंद है, कितना चार्ज बंद है उसका 1/ε0 टाइम्स होगा। तो आई थिंक आप समझ में आया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। उससे पहले मैंने बताया एरिया वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, उसका यूनिट क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, फिर हमने समझ लिया कि गॉस लॉ क्या है, उसको वेरीफाई भी करके दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इतना को एक बार फिर से देख के समझना है, बार बार समझना है। फिर एरिया वेक्टर समझ में आ गया, फ्लक्स समझ में आ गया, तो इस गॉस लॉ का एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। गॉस लॉ का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कुलम्स लॉ फेल मार देगा वहाँ पे गॉस लॉ का अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं एक चीज़ बता, आज तो नहीं पढ़ेंगे बट थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, तो नेक्स्ट डे थोड़ा मज़ा आएगा। कि ऐसा एक वायर है, ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकालना है। कूलम्स लॉ से होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। कूलम्स लॉ से काफ़ी टफ होगा, निकालने में दिक्कत होगा। कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्ज। यहाँ पे तो चार्ज पॉइंट नहीं है, पूरा का पूरा वायर ही चार्ज है। समझ में आ रहा है? तो इसको अप्लाई कर, इसका फील्ड तो निकालना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा। छोड़ देंगे, बोलेंगे कि नहीं हमको कूलम्स लॉ नहीं यूज़ नहीं कर सकते, छोड़ देंगे, नहीं, उस टाइम गॉस लॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे। सो टुडे वी हैव लर्नड ए स्मॉल थिंग बट आई थिंक समझ में आया है आप लोगों को, ठीक है। तो आगे आप लोग इसको पोस्ट करके देख लीजिए। थैंक यू।